Now I would like to invite our first speaker to present his talk. He is Dr. Mohammad Kashif Imran. Thank you very much, ma'am. We welcome all of you from the banker side and the students of banking and finance. Today, the topic is anti-money laundering and CFT, combating financing of terrorism. Last October 2022 में पाकिस्तान में हर पर्सन जो भी सोशल मीडिया का यूजर है वो एक बात सुन रहा था कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट नहीं चलाया, पाकिस्तान आर ऑफ द ग्रे लिस्ट. What is meant by grey list? Any of you from the audience? क्या मतलब है ग्रे लिस्ट का और ग्रे लिस्ट से वापस ग्रे लिस्ट निकलने का क्या मतलब है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं और क्यों इतना हाईलाइट किया गया फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी, फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिशियल, क्या वजूहत थी? और पाकिस्तान क्या ये पहली दफा ग्रे लिस्ट में गया था या पहले भी कहीं कभी ग्रे लिस्ट में गया हुआ था? कितनी दफा पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया है और कितनी दफा उससे बाहर आया है और क्या पाकिस्तान कभी ब्लैक लिस्ट में भी गया है? पाकिस्तान लास्ट टाइम कितना अर्सा ग्रे लिस्ट में रहा है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो दो लिस्ट जो है ना वो जारी करता है, एक होता है ब्लैक लिस्ट और एक होता है ग्रे लिस्ट. 22 अक्टूबर 2022 तक वो ग्रे लिस्ट में रहा. प्रीवियसली जो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जाता है 2012 से लेकर 2015 में भी ग्रे लिस्ट में रहा है, 2008 से लेकर 2010 में भी ग्रे लिस्ट में रहा है. 3 टाइम्स पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा है, पाकिस्तान कभी भी ब्लैक लिस्ट में नहीं गया. लेकिन ग्रे लिस्ट का मतलब क्या होता है? जब कोई भी कंट्री फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की क्लासेस या उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन उनको कंप्लाई नहीं करता, कंप्लाइंस नहीं करता, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे ग्रे लिस्ट में जारी करते हैं. ग्रे लिस्ट का मतलब ये है कि आपने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या कम्बैटिंग ऑफ फाइनेंसिंग टेररिज्म पे एक्शन नहीं लिए. आपका मुल्क जो है वो एक हेवन बन गया किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए. तो जो पहली चीज होती है दैट इज अ वॉच लिस्ट. आप ग्रे लिस्ट में भेजा जाता है ताकि आपको बताया जाए यू आर इन वॉच लिस्ट, और अगर आप ये वाली कंप्लायंस कर लेंगे तो आपको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा और आपको जो है वो ब्लैक लिस्ट में नहीं जारी किया जाएगा. लेकिन अब चले ग्रे लिस्ट में चला गया. ग्रे लिस्ट में जाने का मतलब क्या है? क्यों हम अवॉइड करते हैं कि कोई भी कंट्री ग्रे लिस्ट में नहीं होना चाहिए? वाई? ग्रे लिस्ट का मतलब ये है कि अगर आप ग्रे लिस्ट में चले जाते हैं तो आपको जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो लोन नहीं देती, पहली बात है. और अगर आपकी कुछ ऐसे रिलेशन का तो लोन मिलता है लेकिन आपको जो कैपेसिटी लोन की होती है वो कम हो जाती है. और अगर आप अप्लाई नहीं करते तो फिर आप जो है जब ब्लैक लिस्ट में जाते हैं तो फिर आपको लोन नहीं मिलता. आपके पास टूरिज्म एक्टिविटीज नहीं हो पाती, लोग आपकी कंट्री में नहीं आते. प्लस जो सैंक्शंस आपको लगती हैं उस सेक्शन में ये भी होता है कि आपके पास आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं. बहुत सारे ममालिक आपके एक्सपोर्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करते. तो ये वजूहत है जिसकी वजह से जो AML मेजर्स हैं या CFT मेजर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और कोई भी कंट्री FATF के AML और CFT मेजर्स को कंप्लाई नहीं करता तो वो उसके ओवरऑल कंट्री को जो बहुत से नुकसान होते हैं उसमें उसकी GDP भी कम हो जाती है, उसकी एक्सपोर्ट कम हो जाती है, उसका जो है करंट अकाउंट बैलेंस जो है ना वो डेफिसिट में बढ़ जाता है. ये दैट इज द रिक्वायरमेंट जिसकी वजह से हर कंट्री इन कंप्लायंस को जो है वो कंप्लाई करने की कोशिश करता है. और यही वजह है कि हमने सबसे पहले जो बैंकर्स के साथ इंटरेक्शन सेशन रखा है वो ये है कि बैंकर की जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके बैंकर जो फाइनेंशियल सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है. और जितनी भी ट्रांजेक्शन AML या CFT के थ्रू होनी, जो मॉनेटरी टर्म में होनी है वो थ्रू बैंकर होनी है. और अगर बैंकर कुछ मेजर्स ले लें, उन मेजर्स पे कंप्लाई कर लें तो वो इन ग्रे लिस्ट पे और ब्लैक लिस्ट पे बन जाते हैं. तो करंटली 3 कंट्रीज हैं जो ब्लैक लिस्ट में है. उसमें पहला आता है ईरान, दूसरा आता है साउथ कोरिया, थर्ड जो है वो म्यांमार है, नॉर्थ कोरिया. ये 3 कंट्रीज और आप इन 3 कंट्रीज का ये भी देख रहे हैं कि इनका क्या हाल है, इनके जो है इनकी इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट है, इससे वो भी आप देख सकते हैं. और इसमें 26 कंट्रीज हैं जो ग्रे लिस्ट में है, जो FATF जो करंटली आज कल की रिपोर्ट में 26 कंट्रीज को ग्रे लिस्ट में है, जो वॉच लिस्ट में डाले हैं. पाकिस्तान अक्टूबर 2022 में इससे वापस बाहर आ गया था और उसकी जितनी भी इंपोर्ट थी वो बाहर हो गई थी, एक्सपोर्ट बाहर हो गई थी. इसके ट्रेड डेफिसिट में भी इसका इम्पैक्ट आया है, ट्रेड डेफिसिट और हो गया. और आज जो करंटली पाकिस्तान में
एग्रीमेंट किया विद IMF, अगर हम ग्रे लिस्ट में होते तो वो IMF के साथ हमारा एग्रीमेंट ना हो पाता। हमारी जो करंट प्रेजेंटेशन है उसमें हम जो टॉपिक को कवर करेंगे वो ये है कि अंडरस्टैंड द रोल ऑफ टॉप लाइन, इट्स सिग्निफिकेंस एंड द कॉस्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस। और जो स्टेट बैंक के रेगुलेशन है S1 to S15 और FATF के जो रेगुलेशन है उनको भी स्टडी करेंगे। फिर हम इसका जो CPR, STR और जो सैंक्शन है उनको भी देखेंगे। फिर हम जो नेशनल पर्सपेक्टिव में कौन-कौन से एक्टिविटीज, कौन-कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हुई जिसके जरिए जो है वो एम एंड ट्रांजेक्शन इफेक्ट हुई है, ये CFC हुई है वो भी देखेंगे और उनके क्या-क्या इम्पैक्ट आए हैं वो भी देखेंगे। और फाइनली जो हमारे पास स्पीकर है वो आपको इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, व्हाट इज मेंट बाय मनी लॉन्ड्रिंग। लॉन्ड्रिंग या लॉन्ड्रिंग फीमेल्स का जैसे बता सकती हैं कि एक जो मैले जो सारे कपड़े होते हैं उनको जो है वो साफ करने के लिए लॉन्ड्री का वर्ड यूज किया जाता है। ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस। तो ये है कि मेल भी बता सकते हैं, मतलब इसमें पर्टिकुलरली जो है फीमेल का काम नहीं है, मेल भी बता सकते हैं कि गंदे कपड़ों को हम धोने के लिए, साफ करने के लिए क्या यूज करते हैं, वो हम लॉन्ड्री यूज करते हैं। ठीक है, तो सेम इज द केस जब हमारे पास इलीगल मनी होती है, जिसे हम ब्लैक मनी कहते हैं, ब्लैक मनी को लीगल मनी या लेजिटिमेट मनी या व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए जो हम यूज करते हैं, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग। एक एक्टिविटी है जिसके जरिए आप इलिसिट फाइनेंसिंग को, इलिसिट मनी को, इलीगल मनी को लीगल मनी में कन्वर्ट करते हैं। ये आपका क्या होता है, ये आपका मनी लॉन्ड्रिंग होती है। फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म का क्या होता है, अगर कोई भी लीगल मनी या इलीगल मनी, आइदर वो लेजिटिमेट है, आइदर वो जो है वो आपने इलिसिटली ऑब्टेन किया, अगर आपने उस मनी को किसी भी फाइनेंसिंग, किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए यूज किया तो वो क्या कहलाएगा, फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। ये दो इम्पैक्ट हैं। अगर कोई भी कंट्री अगर मनी लॉन्ड्रिंग वजह ठीक नहीं देता या वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग वजह दिए हुए लेकिन वो फाइनेंसिंग जो उनकी है या उनकी जो मनी है वो अगर टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए यूज की जा रही है, तो पाकिस्तान को प्रमोट किया जा रहा था या हाईलाइट किया जा रहा था यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है, उसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो सैंक्शन कॉम्प्लायंस में गया था, पाकिस्तान जो है लिस्ट में गया था, तो वो फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म है। Before moving towards the stages of the money laundering, होती कैसे है money laundering, जो कैसे करते हैं, हम एक पहले एक वीडियो देखते हैं। Money laundering is the process of taking illegal and dirty funds from drug traffickers, terrorists, con artists, or other nefarious characters and converting it into clean funds. Most people do not realize how serious a problem money laundering is and how badly it affects the global economy. An estimated 1 to 2 trillion in US dollars is laundered globally every year. Money laundering is a three-part process. First step is placement. Dirty funds are placed into a financial institution via cash bank deposits. Second step is layering. Criminals make several transactions to mask the identity of the funds, such as wire transfers between different accounts, deposits and withdrawals funds, changing the money's currency, and purchasing high-value items such as gold bars, diamonds, or artwork. Final step is integration. The money re-enters the mainstream economy in legitimate-looking forms. This may involve a final bank transfer into a local business in which the launderer is investing in, or the sale of the gold and diamonds bought during the layering stage. At this point, the criminal can use the money without getting caught. Money laundering is illegal, and many times an unsuspecting business can get trapped in this vicious cycle. Diligent companies can spot bad actors and prevent this. Rigorous review process can help make sure supply chain is clear of dirty funds. अभी आपने देखा 3 स्टेजेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग की। सबसे पहले आती है प्लेसमेंट। अगर आपके पास कोई भी इलीगल मनी है, वो इलीगल मनी आपने बेशक वो टैक्स एविजन से हासिल की है, बेशक वो टेररिस्ट एक्टिविटी के थ्रू की है, बेशक आपने वो इलीगल मनी थ्रू ब्राइबरी हासिल की है या किसी भी इलीगल ट्रांजैक्शन की वजह से आपके पास मनी है जिसे आप छुपाना चाहते हैं और जिसे अगर आप पब्लिक को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो पब्लिक को आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए लेजिटिमेट शो करना है। तो उसके लिए पहले आपको प्लेस करना पड़ेगा। प्लेसमेंट क्या है, आप उस इलीगल मनी को फाइनेंशियल सिस्टम में इंसर्ट करते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम में उसको दाखिल करते हैं कि ये फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट बन जाए। और फाइनेंशियल सिस्टम में जब मतलब बैंकर्स को बेहतर तौर पर पता है, यहाँ स्टूडेंट्स भी हैं, तो वहाँ जब भी हम चेक लगाते हैं तो हम किसी भी अकाउंट में मिनिमम और मैक्सिमम बैलेंस से चेक लगाते हैं। तो उसमें जब प्लेसमेंट करते हैं तो वो एक यूज मनी को आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके फिर आप उसमें क्या करते हैं, उससे मुख्तलिफ अकाउंट में रोटेट कर देते हैं। ये उसका ओरिजिन होता है। ओरिजिन मीन्स कि वो पर्सन जो बेनिफिशियल ओनर होता है इसका, वो क्या करता है, उसने नेटवर्क बनाया होता है, वो नेटवर्क भी एक्चुअली मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट बन जाता है।
उस नेटवर्क के थ्रू वो क्या करते हैं, उन सबके अकाउंट होते हैं, उन सबके अकाउंट में थोड़ी थोड़ी अमाउंट जाती है, वो अमाउंट जिसका उनको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, उनकी नॉर्मल रूटीन थी। बट क्या मेरे अकाउंट में 100,000 1 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन नॉर्मली हो रही है, मेरी सैलरी आ रही है, मैं सैलरी विड्रॉ कर रहा हूँ, या मंथली मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन होती है, तो 5 लाख रुपए जो है वो मेरा नॉर्मल जो है टर्नओवर है, उसके बारे में मुझसे बैंकर कभी नहीं पूछेगा। हाँ, अगर मैं 5 लाख या 5 करोड़ ले आऊंगा तो मुझसे जरूर बैंकर पूछेगा ये पैसे कहाँ से है आपके पास। तो वो अमाउंट जो किसी भी बैंकर को एक्सेप्टेबल होती है, उसमें वो बैंकर नहीं पूछता कि ये इसकी सोर्स क्या है, क्योंकि आपने पहले से डिक्लेयर किया होता है मेरा ये बिजनेस है, मेरी ये सैलरी है, मैं यहाँ जॉब करता हूँ, यहाँ से मुझे पैसे आते हैं, तो वो उस अमाउंट पे आपको कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता। वो उस अमाउंट के थ्रू आप मल्टीपल अकाउंट में वो पैसे इंसर्ट कर लेते हैं, ये प्लेसमेंट होती है फाइनेंस। वो पैसे आपके जो इलीजिटिमेट पैसे थे, जो आपने इलीगल सोर्स से लिए थे, वो अब फाइनेंशियल सिस्टम में इंसर्ट हो गए, दाखिल हो गए। अब सेकेंड स्टेज आती है लेयरिंग। लेयरिंग मतलब होता है इसे शफल कर देना, फिर आप इसे मल्टीपल टाइम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, अब तो बहुत आसान हो गया, ऐप आ गई है, ऐप के थ्रू एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में, एक बैंक अकाउंट एक बैंक के एक अकाउंट से दूसरे बैंक के दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो सकती है पैसे, आप ऐप के थ्रू ट्रांसफर। इसे इतनी दफा जनरेट करेंगे, इतनी दफा जनरेट करेंगे, इतनी लेयर क्रिएट करेंगे जितना अनियन में लेयर होती है, कि वो आपको अगर कोई ट्रेस करना चाहेगा कि ये पैसे कहां से है, वो ट्रेस करता जाएगा तो सोर्स तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। इतनी लेयर्स होंगी कि वो जो ओरिजिनल सोर्स ओरिजिन है तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। ये लेयर का मतलब है वो हम अगर हम ट्रेन में भी जाएं तो क्या करते हैं, एक अकाउंट पीछे चेक कर लेते हैं, फिर पीछे हम 10 ट्रांजेक्शन में जाकर रुक जाएंगे, आप कहेंगे यार 10 के 10 जो सोर्सेज है वो लीजिटिमेट सोर्सेज है। ये नहीं पता कि पीछे हमने 100 सोर्सेज 100 टाइम्स की लेयरिंग चलाई है। तो जब लेयरिंग में पैसा आ जाता है तो ये फाइनेंशियल सिस्टम में लीजिटिमेट पैसा हो जाता है। और फाइनल स्टेज होती है दैट इज इंटीग्रेशन, ये हमने फिर से पूल करना होता है, इसे लीजिटिमेट एसेट में कन्वर्ट करना होता है। अगर हम उस पैसे से फिर जो हम इकट्ठा करें उस पैसे से हम कोई एसेट ले लें, कोई बिल्डिंग ले लें, प्राइस बॉन्ड ले लें, या कोई ऐसे लीजिटिमेट एसेट ले लें जिसके बारे में हमें कोई कुछ ना कहे, अब हम उस बिजनेस में जो है वो लीजिटिमेट सोर्स ऑफ मनी से आ रहे हैं। ये हमारी इलीगल मनी जो प्लेसमेंट से स्टार्ट हुई वो इंटीग्रेशन पे आके बिल्कुल लीगल हो गई। अब हमें कोई नहीं कह सकता कि ये जो आपने मनी ऑब्टेन की है ये इलीगल सोर्स से की है। तो ये सिर्फ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट है। लेकिन अगर इसी लेयर के थ्रू आखिरी लेयर के बाद हम इस पैसे को किसी टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए यूज कर लें, हम किसी जो है ना इलीगल जो है ना एक्शन के लिए यूज कर लें, तो दैट बिकम्स दी फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के तौर पर आ जाएगा। उससे भी हमने कॉम्बैट करना है। अगर हमारे यहाँ पर टेररिज्म एक्टिविटी रहेगी तो अल्टीमेटली सैंक्शन लगेगी। जो हमारे मेन इसमें की टर्म्स जो यूज होंगी वो होंगी, पहले है पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन। पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन वो पर्सन होते हैं जो किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम या ओवरऑल सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये जो वर्ड पॉलिटिक्स है ये सिर्फ पॉलिटिकल लोगों की एफिलिएशन के साथ अटैच नहीं है। हर वो पर्सन जो पॉलिटिकली एफिलिएटेड है और वो किसी पोजीशन पे है तो वो पॉलिटिकली एक्सपोज आएगी, लाइक योर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, मेंबर ऑफ सेनेट, या कोई ऐसा पर्सन जो 19 एंड अबव ग्रेड पे है, 20 एंड अबव ग्रेड पे है, वो भी क्या है आपके जो है पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है। वो लोग भी जो किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या ऑटोनोमस बॉडीज के जो मेन पिलर्स हैं, मेन उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल है, या उनके जो प्रेसिडेंट है वो भी आपके पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन में आ जाएंगे, जो एक्चुअली किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम को क्या कर सकते हैं, वो बॉल्ड कर सकते हैं या उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन में आ जाएंगे। अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर वो ओनर है जो जिसने अल्टीमेटली बेनिफिट हासिल करना है। अल्टीमेट बेनिफिट मींस कि जो सोर्स है एक्चुअली वो बेनिफिशियल ओनर है, और ये कौन सा पर्सन होगा, नेचुरल पर्सन होगा, रियल पर्सन होगा, ये कोई आर्टिफिशियल पर्सन नहीं हो सकता। अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर क्या है, वो रियल पर्सन है। एंड सैंक्शन कंप्लायंस, अगर हम इनको कंप्लाई नहीं करते तो हम पे जो भी रेगुलेटर्स, आइदर वो एसबीपी हो, आइदर वो एफएटीएफ हो, आइदर वो मॉडल कमेटी हो, जो भी अपने सैंक्शन लगाएंगे वो सैंक्शन कंप्लायंस है, और अगर हम उनको कंप्लायंस कर देंगे तो सैंक्शन कंप्लायंस का पार्ट हो जाएंगे आपकी ना। ट्रेड बेस्ड फाइनेंशियल क्राइम, ट्रेड बेस्ड फाइनेंशियल क्राइम का पूरा पार्ट है हमारी प्रेजेंटेशन में, जो लास्ट पार्ट है। लेकिन वो क्या होता है, जो इंटर कंट्री आपकी ट्रांजैक्शन होती है, इसमें एलसीज होती हैं या रेमिटेंसेस वगैरह इशू करते हैं, उसके थ्रू जो आपकी
ट्रेड हो रही होती है उसमें आप जो है अंडर इनवाइसिंग, ओवर इनवाइसिंग, इस तरह की जो एक्टिविटीज करते हैं जिसके जरिए आप टैक्स बचाते हैं या इलीगल मनी को रोटेट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ट्रेड बेस्ड फाइनेंशियल क्राइम कहलाते हैं। और आजकल जो है मनी लॉन्ड्रिंग को पकड़ जिस तरह से ट्रेस करना आसान है आईटी के थ्रू, उसी तरह से करना भी आसान है। जाहिर सी बात है, मैं ऐप के थ्रू पहले मुझे एक अकाउंट में से ट्रांसफर करने के लिए बैंक अकाउंट में जाना पड़ता था, चेक देना पड़ता था, फिर जाके ट्रांसफर होते थे। अब तो हम घर बैठे ऐप के थ्रू एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट को हिट कर लेते हैं, दूसरे बैंक के अकाउंट को हिट कर लेते हैं। पहले ये नहीं होता। आईटी के जहाँ फायदे हैं वहाँ नुकसान भी है। मनी लॉन्ड्रिंग हो भी सकती है और मनी लॉन्ड्रिंग को रोका भी जा सकता है इसके थ्रू। और लास्ट है रिव्यू ऑफ द टारगेट ऑपरेटिंग मॉडल। जो ऑपरेटिंग मॉडल कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉलो कर रहा है, जब उसमें सेंक्शन लगती है तो उसे कहा जाता है कि आप इस मॉडल को रिव्यू करें, इसमें कुछ ना कुछ लूप होल है जिसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज प्रमोट हो रही है। जो टोटल एक्टिविटीज हैं, टोटल जो लीगल फ्रेमवर्क है वो ये है, एएमएल की हैं, कुछ अकाउंटेबिलिटी की हैं, एसबीपी की हैं, कुछ जो है इंटरनेशनल फोरम्स की हैं, कुछ नेशनल फोरम्स की हैं हमारे पास ना, ये डिटेल्स में आया। और कुछ इम्पैक्ट जो है जो है ये कुछ हमारे पास ना इंटरनेशनल एक्ट है जिसमें वॉल्सबर्ग का है, फाइनेंशियल एक्ट टास्क फोर्स के हैं और मॉडल के हैं। ये कुछ पेनल्टीज है जो नॉन कंप्लायंस की वजह से लगी थी। एक्सबीएल पे लगी थी 225 बिलियन की 2017 में, एक्सबीएफसी पे लगी थी 1.92 बिलियन की, जेपी मॉर्गन पे 2 बिलियन की। इस तरह लेटर ऑन जो है वेस्टर्न यूनियन पे लास्ट टाइम जो लगी वो $586 मिलियन की पेनल्टी लगी थी। ये एएमएल और सीएफटी की जो पर्टिकुलरली ये जो है ये वाली डोमेन की एएमएल की नॉन कंप्लायंस की वजह से ये पेनल्टी हुई। थैंक यू सो मच।